अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जीएम। तो रिसेंटली मेरे पास मलेरिया के काफ़ी सारे पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। तो ये ज़रूरी था कि आपके साथ इस बीमारी को डिस्कस किया जाए। बेसिकली मलेरिया जो है ना एक ख़तरनाक बीमारी है अगर इसमें एहतियात ना की जाए। तो ये बेसिकली खून की बीमारी होती है जो कि एक मादा मच्छर जिसे हम एनोफिलीज मॉस्किटो का नाम देते हैं के काटने की वजह से होती है। इस बीमारी का ज़िम्मेदार जो है एक पैरासाइट होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम की जो है ना वो 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि इंसानी जिस्म के अंदर मलेरिया की जो वजह बनती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है। ये स्पीशीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है और मोस्ट कॉमन यही होती है। और सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं इसी स्पीशीज़ की वजह से होती हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास वाइवाक्स होती है और ओवेल होती है और इसके अलावा चौथी हमारे पास मलेरिया ही होती है। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होती है एनोफिलीज वो इंसानी जिस्म को जब काटती है तो अपने सलाइवा में मौजूद स्पोरोजाइट्स है उसको इंजेक्ट कर रही होती है। तो ये स्पोरोजाइट्स बेसिकली लीवर में जाते हैं और जो लीवर के सेल्स होते हैं जिसे हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं उसको डैमेज कर रहे होते हैं। और जिसकी वजह से हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक लीवर का इन्फेक्शन होता है, यानी कि अलामतें शो नहीं होती। उसके अलावा ये मीरोजाइट्स की सूरत में हमारे जो सुर्ख खुली होते हैं आरबीसीज जिन्हें बोलते हैं वहाँ पे जाके अटैक करते हैं और ये आरबीसीज को फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनके तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो आरबीसीज हैं वो तबाह हो जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो एनीमिक हो जाता है। तो इसके अलावा डिफरेंट स्टेजेस आगे होती हैं जिसकी वजह से जो है ना ये इंसानी जिस्म को इन्फेक्ट करती हैं और उसकी वजह से इंसान के अंदर जो डिजीज़ की जो साइन सिम्टम्स हैं वो रोनमा होती हैं। तो एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है और ये जारी रहता है। तो अगर हम उसकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है ना आपको हेडेक होगा, सर में दर्द होगा। उसके अलावा थकावट हो सकती है, फ़ीवर होगा और फ़ीवर के बाद जो है जो उसकी जो मेन हमारे पास अलामतें होती हैं मलेरिया की वो सर्दी के साथ बुखार का आना। शुरू में ये बुखार इरेगुलर होता है, इससे कोई पैटर्न नहीं होता। बाद में जो है अगर इसके हम ट्रीटमेंट ना करें तो ये रेगुलर पैटर्न के साथ आता है। बाज़ स्पीशीज़ के अंदर 48 आवर्स के अंदर और बाज़ स्पीशीज़ के अंदर 72 आवर्स के बाद ये रिपीट होता रहता है। तो उसके अलावा जो है ना जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नाज़िया हो सकता है और मोशन हो लग सकते हैं। इसके अलावा जो है जिस्म के अंदर पेट के अंदर दर्द हो सकता है और कफ हो सकती है ड्राई। तो ये तमाम अलामात आपको इस मलेरिया के अंदर हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी फ़िज़िकल जो साइंस हैं एग्ज़ामिनेशन पे उसकी बात करें तो उसमें आरबीसीज़ के डिस्ट्रक्शन की वजह से आपको एनीमिया के साइन आ सकते हैं। इसके अलावा जो है ना जॉन्डिस आपको यरकान हो सकता है। उसके अलावा जो स्पीरोमेगाली हो सकती है, यानी कि तिल्ली का साइज़ बढ़ सकता है। इसके अलावा जिगर का साइज़ भी हल्का सा बढ़ सकता है। तो इन तमाम बेसिस के ऊपर हम मलेरिया को डायग्नोस कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी टेस्ट की बात करें, टेस्ट से पहले अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ये उन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं। और वो लोग जो कि जो उन एरियाज़ के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाँ पे मलेरिया पहले से फैला हुआ है उनमें ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है और जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के उनमें भी ये मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो HIV पेशेंट हैं, एड्स के पेशेंट हैं, उनमें भी इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम उसकी टेस्ट की बात करें तो उसमें जो टेस्ट होते हैं उसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करवा रहे होते हैं। इसके अलावा जिम्सा स्टेन हम टेस्ट करा रहे होते हैं और इसके अलावा जो है ना हम सीरोलॉजी करवाते हैं और बाज़ जो डॉक्टर्स हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए CBC करवाते हैं जिसमें हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो मिलता है। इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकोपीनिया भी मिल सकता है और इसके अलावा हम RFTs भी साथ करवा रहे होते हैं लीवर फंक्शन को देखने के लिए। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस है
प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अगेंस्ट वो बढ़ चुकी है। और जो पहले हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे थे क्लोरोक्वीन, वो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। और जो रेजिस्टेंस की वजह से हम आर्टिमिथर और ल्यूमेफेंट्रिन का जो कम्बिनेशन है, जो क्वार्टम के नाम से हमारे पास टैबलेट आती है, वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है। और इसका जो ट्रीटमेंट है 3 डेज़ के लिए हम करते हैं। और इसकी जो डोजेज़ हैं वो आपका डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग टू वेट और एज के मुताबिक डिसाइड करेगा, क्योंकि बच्चों में डिफरेंट इसकी डोजेज़ होती हैं और बड़ों के अंदर इसकी डोजेज़ डिफरेंट होती हैं। तो ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है क्या क्या डोजेज़ आपको देनी चाहिए। इसके अलावा वो एरिया जहाँ पे मलेरिया जो है ना इंडेमिक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर जो है ना हम प्रोफिलैक्टिकली जो है मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं पहले से ही। तो वो एरिया जहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे हम क्लोरोक्वीन इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 मिलीग्राम टैबलेट हमने यूज़ करनी है वीकली। और वो एरिया जहाँ पे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है, तो उन एरियाज़ के अंदर हम मेलारोन इस्तेमाल कर सकते हैं 250 मिलीग्राम जो टैबलेट आती है डेली बेसिस के ऊपर। इसके अलावा जो है वो एरिया जहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गई है, तो वहाँ पे हम मेफ्लोक्विन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, वो भी 250 मिलीग्राम वीकली हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें, तो प्रिवेंशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आपने कोशिश करनी है उन एरियाज़ की तरफ आप ट्रैवल ना करें जहाँ पे मलेरिया इंडेमिक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा आपने जो है कोशिश करनी है कि नेट का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें सोते वक्त। और नंबर 3 पे आपने जो है ऐसे ड्रेस पहने जो कि आपको फुली जो है कवर कर सकें। और आपने जो है ना शाम के वक्त और सुबह के वक्त जो है ना वो बाहर निकलने से गुरेज करना है, क्योंकि इस वक्त मच्छर का अटैक जो है ना वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप जो है मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मॉस्किटो स्प्रे का आपने यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में और इर्द गिर्द जहाँ पे मच्छर की अफजाइश ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जो है ना आपने डिफरेंट जो है मॉस्किटो को जो मारने के लिए आपने डिफरेंट जो तरीके हैं वो आप घर में यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अपनाकर जो है हम मलेरिया को की रोकथाम में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और एक काफ़ी फैटल डिजीज़ होती है अगर हम इस पर कंट्रोल ना करें, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो बहुत सीरियस होती हैं। अगर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाए तो ये आखिर पे जो है ना ब्रेन को डैमेज कर रहा होता है, जिसे हम सेरेब्रल मलेरिया का नाम देते हैं, जिसमें आपको झटके लग सकते हैं। इसके अलावा ये किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है, आँखों में जो रेटिनल हेमरेज कर सकता है। इसके अलावा शॉक की स्टेट काज कर सकता है, एसिडोसिस काज कर सकता है। तो ये डिफरेंट जो बीमारियां कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। तो टेक होम मैसेज यही है कि आप जो है बर वक्त मलेरिया का इलाज करवाएं अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कि मैंने ऊपर बयान किए। और इसके अलावा आप जो है ना कोशिश करें, एहतियात करें, ताकि ये जो बीमारी है आप तक ना पहुँचे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।